मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अब कुछ भी दिन तो नहीं रह गए हैं आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं आपसे क्या बातें करूं, कितनी बातें करूं, कौन कौन सी बातें करूं, इसके बारे में बहुत ही द्वंद में हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं। तो फिर क्या किया जाए? ठीक है, चलिए, चयन तो इसी में से करना पड़ेगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मुझे लग रही हैं, जो एक दो छूट गई हैं, उन्हें आप सबके साथ शेयर कर लूं तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और इस अपराध बोध से भी मैं मुक्त हो सकूंगा कि नहीं, मुझे जो इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी अपने प्रिय स्टूडेंट्स को, वो सारी बातें लगभग लगभग मैं बता चुका हूं। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। सबसे पहले मैं आप सबको एक सुझाव देना चाहूंगा और वो ये कि 2024 के प्री एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लेकर के बकायदे यूट्यूब पर मेरा एक लेक्चर है। यदि आपको ठीक लगे तो आप उसे अलग से सुन सकते हैं। हो सकता है कि इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सके। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप मेरी ही बातों को बिल्कुल ब्रह्म वाक्य न माने। यदि आप उसे सुनते हैं तो आप देखें कि उनमें से किन किन बातों को आप लागू कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें आपको सही लगती हैं, उन्हें ही लागू करें। क्योंकि अब वक्त इतना नहीं रह गया है कि आप अपने सिस्टम को बदल सकेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ बातें आपको वहां जरूर ऐसी मिलेंगी जो आपकी मदद कर सकेंगी। वहां सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं होगी, केवल एक नजरिया देने की जरूरत होगी कि ठीक है, मुझे ऐसा करना है, क्योंकि उसका संबंध सिस्टम से नहीं होगा। तो इससे आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा ही। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इतिहास के ऊपर। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जो 4 पिलर्स हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ये, और आप पाएंगे कि हर साल 10 से 15 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं, कम नहीं है। तो दोस्तों, जब आप इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको दो अलग अलग तरह के प्रश्न दिखाई देंगे। एक प्रश्न इतिहास में वे होते हैं जो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होते हैं। यदि आपको तथ्य मालूम है तब तो आप उन्हें हल कर लेंगे, और यदि तथ्य मालूम नहीं है तो हल करना मुश्किल होता है। और इतिहास के जो तथ्य पर आधारित प्रश्न होते हैं उनके साथ एक मुश्किल ये होती है कि बहुत माथापच्ची करने के बाद भी शायद ही हम सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। कुछ प्रश्न तो हमें ऐसे मिल जाते हैं, मान लीजिए कि 10 प्रश्न है, 10 में 1-2 प्रश्न ऐसे मिल जाएं कि बहुत माथापच्ची अगर हम करें तो हो सकता है कि हम सही उत्तर ढूंढ लें। खासकर जब हम फ्रीडम मूवमेंट वगैरह के बारे में सोचते हैं, जब हम फिलॉसफी के बारे में सोचते हैं, जब समाज और संस्कृति से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो कुछ प्रश्न हमें ऐसे मिल जाते हैं जो दिखाई तो देते हैं कि ये पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन उनमें एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा सूत्र मौजूद रहता है, छोर। यदि आप उस छोर को पकड़ लेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आपसे नॉलेज की डिमांड करते हैं, उनके साथ उलझने का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें आप ये मान करके चलें कि यदि आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप उन्हें छोड़ दें कि ये मेरे वश की बात नहीं है, मैं दूसरों के साथ अब देखता हूं कि मेरा क्या रिश्ता बनता है। इसे बिल्कुल छोड़ दें, बेकार के वक्त खराब ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत से दूसरे प्रश्न हैं, दूसरे विषयों के प्रश्न हैं, जहां आप वक्त देकर के उन्हें हल करने की संभावनाएं ज्यादा ढूंढ सकेंगे बजाय इतिहास के प्रश्नों से उलझने के। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। सिद्धांतों पर आधारित होते हैं कहने का मतलब है, देखिए, जो इतिहास का विषय है उसके हर टॉपिक में एक रीढ़ की हड्डी होती है, और मैंने जो इतिहास के लेक्चर्स तैयार किए हैं अपने ऑनलाइन कोर्स के तहत, इसी पैटर्न पर किए हैं। यदि आप एक बार रीढ़ की हड्डी को पकड़ लेते हैं तो उस विषय से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में या फिर मेंस में भी, तो बहुत सारे प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब ये तो फिलहाल हो नहीं सकता कि आप इतिहास की तैयारी फिर से करें। यदि अगले साल के लिए हो सके तो आप इसे अपने गांठ में बांध लें कि नहीं, इतिहास विषय की तैयारी हमें इस पैटर्न पर करनी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इस पैटर्न को अपना लिया तो इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में अपने आप को पाने लगेंगे। अभी जो बात मैंने कही, इसी को आधार बनाकर मैं आपके सामने अब एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं जो सेट
ए का 47वां प्रश्न है। क्वेश्चन पेपर का सेट है ए और उसका 47वां प्रश्न 47। अब आप देखिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ये एक कथन है जो इन्वर्टेड कामा में है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, स्थापित कथन है। ठीक है, किसी ने कहा है या किसी दर्शन शास्त्र का ये हिस्सा है, ये हमने अपनी तरफ से इजाद नहीं किया, तैयार नहीं किया है। इन्वर्टेड कामा कहने का यही मतलब होता है। अब फिर प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। देखिए, धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास का मतलब यह हुआ कि इसी विश्वास के आधार पर वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन अगर हम शब्द का इस्तेमाल न भी करें तो इसका वे पालन कर रहे हैं, इस विश्वास का पालन कर रहे हैं। इसके बाद 4 विकल्प है, सीधे सीधे स्ट्रेट 4 विकल्प है। ए बौद्ध परंपरा, बी जैन परंपरा, सी शैव परंपरा और डी वैष्णव परंपरा। 4 परंपराएं इन्होंने दी हैं। ठीक है, किस परंपरा में ये है? तो सबसे पहली बात यह होगी कि आपको इस कोटेशन को पढ़ने के बाद इसकी आत्मा को पकड़ना पड़ेगा कि इसमें यह कहना क्या चाह रहा है। वाक्य थोड़ा सा उलझाव वाला है, लेकिन इसे आप एकदम सरल वाक्य में कन्वर्ट कर दीजिए। सरल सा वाक्य यह होगा कि इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जड़ हैं चाहे वो चेतन है, उन सब में आत्मा है, वे सब जीवित हैं। आत्मा है यानी कि सब जीवित है। जैसे कुछ लोग क्या मानते हैं कि मनुष्य और जीव और जो प्राणी हैं, इनमें तो आत्मा है ही, तो इनमें तो जीवन ही है ही। लेकिन पत्थर है, पत्थर में जीवन नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी में जीवन नहीं है, इनमें जीवन नहीं है। चलो, पेड़ पौधों में जीवन है, वो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, मरते हैं, जीते हैं। लेकिन अब पत्थर है तो पत्थर ठीक है, पत्थर है, वो जड़ है, उसमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन एक कोई ऐसी परंपरा है, नीचे 4 में से दिया है, उन्हीं में से और भी ज्यादा परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन हमें तो इन 4 में से छांटना है। लेकिन एक ऐसी परंपरा है जो बकायदे शिलाओं में भी, यानी कि पत्थरों में भी, चट्टानों में भी, जो जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं उनमें भी, और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में भी मानती है कि जीवन है, यानी कि ये भी जीवित है, यानी कि सब में जीवन है। अब आपको इन 4 में से छांटना है। अब आप किसे छांटेंगे? ये आपके दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। इतिहास में दर्शन शास्त्र का छोटा सा अंग है, आप जानते हैं। वैदिक परंपराओं के बारे में पढ़ते हैं, फिर सांख्य दर्शन और फिर बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, शाक्य परंपरा, फिर भक्ति काल, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। तो अब उनमें से आपको बेस्ट का चयन करना है। तो मुझे लगता है कि अगर जरा भी ठीक ठाक पढ़ाई आपने की है तो आखिरी के जो 2 विकल्प हैं, शैव और वैष्णव परंपरा, इन्हें तो आप खारिज कर देंगे। शैव और वैष्णव परंपरा, शिव परंपरा और वैष्णव परंपरा में इतनी ज्यादा स्थितियां नहीं है कि आप जड़ वस्तुओं में भी जीवन माने। अब हमारे पास बच जाते हैं बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन दोनों में अहिंसा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, आप जानते हैं, अहिंसा। अब इन दोनों में से अहिंसा कौन सा महत्वपूर्ण होगा? तो इन दोनों में किसके लिए अहिंसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ये छांटना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि सर आप यहां अहिंसा की बात क्यों कर रहे हैं? मैं अहिंसा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंसा किसके प्रति होगी? हिंसा जीवित वस्तु के प्रति होगी। जो जीवित है ही नहीं, जिसमें जीवन ही नहीं है, उसे आप कैसे मारेंगे? इन दोनों में से वो कौन सी परंपरा है, कौन सा दर्शन है जो अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व देती है? जब आप थोड़ा सा और दिमाग घुमाएंगे तो आपको फिर जैन परंपरा दिखाई देगी। आप देखिए कि बहुत से जैन मुनि जब शहरों में चलते हैं, नगरों से गुजरते हैं, तो किस तरह से वो अपने बकायदे मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं, नग्न अवस्था में चलते हैं। और यहां तक कि जो जैन संत होते हैं उनके सामने कोई बकायदे झाड़ू सा हल्का हल्का लगाता चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम सांस लेंगे तो जीवाणु हमारे अंदर चले जाएंगे तो हम हिंसा करेंगे। जब हम चलेंगे
तो जीव हमारे पैरों के नीचे दब जाएंगे तो हम हिंसा कर रहे होंगे। सूर्यास्त से पहले ये क्यों भोजन करते हैं? इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि सूर्यास्त के बाद भोजन करते समय चूंकि अंधेरा हो जाता है तो कोई जीव हमारे खाने में आ जाए, भोजन में गिर जाए और हिंसा हो जाए। तो जैन परंपरा ने अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में न जानते हुए भी, आप सही सही नहीं जान रहे हैं, आपने कोटेशन पढ़ा भी नहीं है, आपको निशान लगाना चाहिए जैन परंपरा। इन चारों में तो कम से कम जो जैन परंपरा है वह ज्यादा सटीक मालूम पड़ रहा है। यदि आप इन चारों दर्शनों के रीढ़ की हड्डियों को जानते हैं तो बाकायदे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।